हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ रहते हुए अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। सामने आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। तो आज बच्चों हम लोग हिंदी कक्षा में ग्रामर बुक का अध्ययन करेंगे और चैप्टर का नाम है संधि। संधि ज्वाइनिंग यानी जोड़ना। संधि का अर्थ होता है वर्णों को जोड़ना, उसे हम कहते हैं संधि। यानी शाब्दिक अर्थ देखें तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, तो आप अपने सामने ग्रामर बुक निकालें और चैप्टर 15 संधि अध्याय को खोलें। अब इस अध्याय से संबंधित जो भी बातें हैं उसे बच्चों अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। संधि के नियमों के बारे में जानें, तभी आप संधि विच्छेद करना जान पाएंगे और विच्छेद किए हुए शब्दों को संधि करना जान पाएंगे। पिछली कक्षा में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो फिर भी आप इस चैप्टर से संबंधित जो बातें हैं उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि संधि है क्या। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्ण, वर्ण मतलब समझते हैं ना, क ख ग घ अ आ इ, इसको वर्ण कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पहले आप पढ़े थे भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में ही आपने वर्णों का अध्ययन किया था। क ख ग घ अ आ इ, इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है बच्चों कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी आपस में जब जुड़ते हैं और उसके बाद जो परिवर्तन होता है, यानी उसके बाद जो नया शब्द बनकर आता है, जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में आप देखिए, उदाहरण दिया हुआ है हिम प्लस आले। हिम, हिम में दो वर्ण जुड़ा हुआ है प्लस आले। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। आलय, घर, बर्फ से ढका हुआ घर अर्थात हिमालय। तो यहाँ पर बच्चों जब दो वर्ण आपस में मिले तो बढ़िया नया शब्द क्या बन गया? हिमालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। महा प्लस ईस, महेश। इस तरह से दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद नए शब्द का निर्माण होता है। नए और वर्णों के जुड़ने से जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद क्या है? जैसे कि आप देखिए, संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद यानी शब्द रहेंगे आपके सामने, मैं उसी उपरोक्त वाले शब्दों को ही बता दूं। हिमालय, हिमालय शब्द को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करना मतलब अलग करना, संधि किए हुए शब्द को यानी उनके वर्णों को अलग करना, फिर उनको उस स्थान पर पहुंचाना। जैसे हिमालय है तो हिमालय में जो वर्ण जुड़े हुए हैं उन वर्णों को हमें अलग करने की स्थिति को ही कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे संधि किए के नियमों के अनुसार मिले हुए या जुड़े हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ मैं बच्चों जो बुक में दिया हुआ है कि अलग करके पहले की स्थिति में पहुँचाना संधि विच्छेद कहलाता है। वही चीज़ है कि जुड़े हुए या मिले हुए वर्णों को अलग करके पहले की स्थिति में पहुँचाना या अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद करना मतलब, संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद मतलब अलग, अलग करना। ठीक है, तो शब्द के आधार पर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। संधि जोड़ने का काम करता है और विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग करना। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी शब्द है। अब इसमें जो वर्ण जुड़े हुए हैं उन वर्णों को अलग करना है। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी, ये दोनों वर्ण अलग हो गए और इस अलग करके जो हम यहाँ पर आपके दिख रहा है, आपको शिक्षा प्लस अर्थी जो लिखा हुआ दिख रहा है,
इसे ही कहते हैं संधि विच्छेद करना। यानी जुड़े हुए शब्दों को, जुड़े हुए वर्णों को अलग करके हमें, जो अलग करके हम दिखलाते हैं उसे ही कहते हैं संधि विच्छेद। शरणागत, शरण प्लस आगत, शरणागत, अलग करके वर्णों को दिखलाने की प्रक्रिया या अलग करने की प्रक्रिया ही संधि विच्छेद है। अब हम जानेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं या संधि कितने प्रकार के होते हैं। भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, दोनों का अर्थ बच्चों एक ही होता है। आप जैसे मान लो कहीं किसी बुक में आप पढ़ने को मिलेगा संधि के कितने प्रकार होते हैं, किसी बुक में आपको मिलेगा संधि के कितने भेद होते हैं। तो भेद और प्रकार, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आप इसमें दुविधा में ना पड़ जाएं कि क्या है भेद, क्या है प्रकार, क्या है। दोनों का अर्थ एक ही है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। या संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद हुए या प्रकार, जो भी कहें। अब हम जानेंगे सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि है क्या? 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब बच्चों यहाँ आपको नाम क्या है? स्वर संधि। स्वर वर्ण आप पढ़े हैं ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण विचार अध्याय में। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो विकार होता है, जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण क्या है? अ से लेकर औ तक ये स्वर वर्ण होते हैं। अ से लेकर औ तक स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। तो औ तक जो स्वर वर्ण हैं, और इन स्वर वर्णों में जब हम आपस में 2 स्वर वर्णों को जब हम जोड़ते हैं, जब मिलाते हैं, और उसके बाद जो उसमें विकार देखते हैं, जो उसमें परिवर्तन देखते हैं, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, विद्या प्लस आलय। विद्या, अब देखो बच्चों, विद्या जो शब्द है, विद्या में विद्या शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? आ। या जो आप देख रहे हैं ना, विद्या में क्या आपको दिख रहा है? लिखा हुआ या, लेकिन वो मात्रा किसकी है? आ। यानी वहाँ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ। ठीक है। या में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ स्वर जुड़ा हुआ है। तो विद्या का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? आ। और प्लस आले, आले का पहला वर्ण क्या है? आ। तो आ प्लस आ, कितना? आ प्लस आ, ये जुड़ने के बाद क्या हो गया? विद्यालय। आ प्लस आ, फिर आ हो गया। यानी आ और आ को जोड़ने के बाद वो परिवर्तित होकर भी आ ही हो गया। ठीक है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। नर प्लस इस, नर, र में कौन सा वर्ण छिपा हुआ? स्वर का अ। नर शब्द में र में कौन सा वर्ण छिपा है? ये आप ध्यान से सुन ले कि जब संधि विच्छेद करते हैं तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण में बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, नर प्लस इश। तो नर, नर शब्द में र वर्ण, र जो वर्ण है, ये इसके पीछे कौन सा स्वर छिपा हुआ है? अ। और अ स्वर वर्ण है। अ कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है। और इधर दूसरे तरफ आप देखिए, प्लस बड़ी ई तालव्य स, बड़ी ई और तालव्य स। तो बड़ी ई क्या है? स्वर वर्ण है। तो दूसरी तरफ आप अप्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है, और पहली तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? स्वर वर्ण जो है वो साक्षात रूप में मौजूद है, यानी बड़ी ई। तो इस तरह से अब र आप यहाँ ना देखिए, यहाँ देखिए अ प्लस बड़ी ई, अ प्लस बड़ी ई जुड़ने के बाद क्या हो गया? ए। वह परिवर्तित होके क्या बन गया? ए। ए की मात्रा के रूप में वह परिवर्तित हुआ। समझ में आया? अ प्लस बड़ी ई जुड़ने के बाद
वह परिवर्तित किस रूप में हुआ? ए की मात्रा में, और जिसके बदौलत शब्द क्या बना? नरेश। नर प्लस ईश, नर र जो वर्ण है उसमें अस्वर छिपा हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखिए बड़ी ई है, तो बड़ी ई और अ प्लस ई जुड़ने के बाद वह परिवर्तित किस रूप में हुआ? ए। तो इसलिए शब्द बनकर आया नरेश। अब आप सोचते होंगे कि ये तो शब्द बनना चाहिए नरीश, क्योंकि बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी, नरीश होगा, लेकिन नहीं। यही संधि विच्छेद में बच्चों ध्यान देने वाली बातें हैं। जब दो स्वर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आता है, कौन सी मात्रा के रूप में आपको परिवर्तित रूप में आप देखते हैं, वही चीज़ यहाँ जानने वाली बात है। नर प्लस इस नरेश होगा, नरीश नहीं होगा, नरेश। यहाँ एक की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे बच्चों की स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, इन्हें आपको याद करने हैं। ये याद रखिएगा आप, जो कि आपको आगे भी काम आएगा, यानी जब आप अगली कक्षा में जाओगे तो आपको उसमें भी ये काम आएगा। इसलिए ये आप काम चलाओ जो पढ़ाई है उसे न करके अच्छी तरह से गहराई से पढ़ने का प्रयास करें और चैप्टर को समझने का प्रयास करें। याद करके रट्टा मारने से आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उन नियमों को समझ पाएंगे तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि, अयादि संधि। याद रखिएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आपने जाना संधि के बारे में, संधि की परिभाषा, फिर संधि विच्छेद, उसके बारे में जाना संधि विच्छेद की परिभाषा। संधि के कितने भेद, तो संधि के 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद आपने जाना कि स्वर संधि है क्या, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की क्या पहचान है। तो उसकी क्या पहचान है कि जब दो स्वर संधि की पहचान है कि ये 2 स्वरों के मेल से ही बनता है, यानी 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम कहते हैं स्वर संधि। इसकी ये पहचान है, यानी इसमें स्वर और व्यंजन का मेल नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 स्वरों का मेल होता है। स्वर मतलब स्वर वर्ण का, ठीक है। और संधि, स्वर संधि की कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद कहिए या प्रकार जो भी: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि, अयादि संधि। ये 5 भेद हैं, तो आप इस भेदों के नाम याद रखिएगा। अब हम एक एक करके जानेंगे बच्चों की दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, उन सभी के बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। ह्रस्व या दीर्घ अ छोटी ई छोटा ऊ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान में रखना, मैं साधारण से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या अक्षर अगर अ है, तो अ प्लस अ जुड़ने के बाद क्या होगा, आ। ये मुख्य बातें हैं जानने वाली, और यही नियम है संधि के, ठीक है। उसी तरह से पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर आ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर आ है, तो आ और आ दोनों जुड़ने के बाद वह किस रूप में परिवर्तित होगा, आ के रूप में। फिर एक दूसरी तरफ देखिए, पहले शब्द का आपको इस तरह से ये समझना है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ। दूसरे उदाहरण में देखिए, धर्म प्लस आत्मा। तो धर्म जो शब्द है इसमें अंतिम अक्षर क्या है, धर्म, म है। तो अंतिम अक्षर म में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ। म में कौन सा स्वर वर्ण है, अ। और आत्मा में यहाँ देख रहे हैं पहला अक्षर क्या है, आ। तो अ और आ
दोनों जुड़ने के बाद क्या होगा, आ, परिवर्तित होकर वह आ हो जाएगा। यही जानने वाली बात है। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। जैसे आप पहले शुरुआत में पढ़े थे, पुस्तक प्लस आले, पुस्तक काले। पुस्तक क में अंतिम अक्षर में क्या है, कौन सा वर्ण है, अ, और आले पहला अक्षर क्या है, आ। तो अ प्लस आ, और परिवर्तित हो गया आ। ठीक है, ये है मुख्य बातें जानने। फिर देखिए, छोटी ई प्लस छोटी ई और जुड़ने के बाद हो गया बड़ी ई। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ, अति प्लस यू। अति में छोटी की मात्रा लगा हुआ है, और दूसरी तरफ शब्द में यू, ई यानी जो है स्वर कौन सा है, छोटी की मात्रा यानी छोटी ई है मौजूद। तो छोटी ई प्लस छोटी जुड़कर हो गया बड़ी ई। अब अतियु में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा। फिर देखिए, हरि प्लस इच्छा, हरिच्छा। हरि में छोटी की मात्रा है, दूसरी तरफ भी छोटी ई है, तो दोनों जुड़ने के बाद क्या हो गए, बड़ी ई। तो ये दीर्घ संधि की पहचान है कि समान वर्ण जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद वे परिवर्तित होकर दूसरे रूप में यानी दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ हो क्या हो गया, आ। अ प्लस आ यानी आ और आ जुड़ेगा तो आ रहेगा। ये सिर्फ आपको याद रखना है, आ और आ जुड़ने के बाद आ रहेगा, और बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ने के बाद क्या रहेगा, बड़ी ई। बाकी आप जो है जो भी वर्ण है स्वर के, उनमें कुछ परिवर्तन आपके मात्रा के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, छोटा ऊ और छोटा ऊ जुड़ा तो क्या हो गया, बड़ा ऊ। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, बड़ा ऊ हो गया। र में बड़ा ऊ की मात्रा लग गया। तो ये सब मुख्य बातें हैं। अब आगे जानेंगे हम गुण संधि के बारे में। अ या आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए ऊ या बड़ा ऊ। अब गुण संधि में क्या है, इसकी पहचान कि अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ हो, आ हो, और या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, और दूसरी तरफ दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए, ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, किस रूप में परिवर्तित होंगे, ओ, री तथा अर के रूप में। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, ज्ञान प्लस इंद्र। ज्ञान न में अ जुड़ा हुआ स्वर और इंद्र छोटी ई है, तो दोनों जुड़ने के बाद क्या हो गया, ए। धर्म प्लस इंद्र, धर्मेंद्र। अ और ई जुड़ने के बाद हो गया ए, ये परिवर्तित हुआ। तो इस तरह से वर्ण जो जुड़ने के बाद ए, अ और ई, अ छोटी ई हो या छोटी बड़ी हो, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ए के रूप में वह परिवर्तित हो जाएगा। फिर नीचे देखिए, अ या आ हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, और उसके साथ अगर ओ जुट जाए तो उसमें अ और या आ हो, और उसमें अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुट जाएगा तो वह परिवर्तित होकर क्या होगा, ओ, मात्रा ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, विवाह प्लस उत्सव। ह में कौन सा स्वर है, अ है, और दूसरी तरफ छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और अ जुड़ने के बाद क्या हो गया, विवाहोत्सव, उसमें ओ की मात्रा हो गई। ठीक है। अब नीचे देव प्लस ऋषि। देव व में अ और उसके साथ री, दूसरी तरफ री है, तो अ और री जुड़ने के बाद क्या हो गया, अड़, देवर्षि। यहाँ शब्द बन के क्या आया, अ और र, ये जुड़ गया। इस तरह से जो है वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे,
अब आप बुक में जैसे समझेंगे तो आपको नहीं आएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग करके समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ लठ, लठ ठ में कौन सा स्वर है? अ, और दूसरी तरफ ऐ, तो अ और ऐ ये दोनों जुड़ने के बाद क्या हो गया? ऐ। यानी अ के साथ ए जुड़े या आ के साथ ए जुड़े या ऐ जुड़े तो भी वह परिवर्तित होकर ऐ ही रहेगा। ये बातें, ये नियम है। दूसरी तरफ दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, तो यहाँ भी बच्चों अ हो या आ हो, दूसरी तरफ ओ हो या औ हो, तो जुड़ने के बाद आपको उसका परिवर्तित रूप में क्या देखने को मिलेगा? औ। ये है यर्ण संधि। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, छोटी ई, छोटा ऊ, री, लड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई या बड़ी ई का य, ऊ तथा ऊ का व, और इस तरह से परिवर्तित देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, छोटी ई या बड़ी ई, अगर पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर में छोटी ई हो या बड़ी ई हो और दूसरी तरफ य हो तो यह परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? छोटी ई पहले वाले वर्ण के शब्द के अंत में और दूसरी तरफ बड़ी ई हो तो यह जुड़ने के बाद क्या होगा? य। फिर छोटा ऊ पहले वाले शब्द के अंतिम में हो, दूसरी तरफ दूसरे वाले शब्द का पहला जो वर्ण है वो हो, अगर वो बड़ा ऊ हो तो जो दोनों जुड़ने के बाद वह व के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और वो के नीचे यहाँ पर देखिए रेफ लगा हुआ है। फिर री पहले वाले शब्द के में अगर री की मात्रा हो और दूसरी तरफ र हो तो ये जुड़ने के बाद र जुड़ जाएगा। इस तरह से ये शब्द जो है वो मात्राएं जो है वो बदलेंगी। नीचे है अयादि संधि। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ के आगे इनमें से कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय और ओ का औ इस तरह से परिवर्तित होता है। ए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ने प्लस अन, तो ने में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? स्वर वर्ण का स्वर। ने में स्वर की कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा। तो ए प्लस और दूसरी तरफ जो शब्द है उसमें शब्द का पहला अक्षर क्या है? अ, तो ए प्लस अ वह परिवर्तित होके क्या हो जाएगा? अय। नयन वो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? यानी अ हटकर वहाँ पर क्या हो जाएगा? य, नयन। ठीक है। फिर यहाँ देखिए गय प्लस अक, तो यहाँ पर ग पे किसकी मात्रा लगी है? ऐ की मात्रा। तो ऐ और दूसरी तरफ है पहला अक्षर में अ, तो ऐ प्लस अ जुड़ के क्या हो गया? वो आय। वो जुड़ के क्या हो गया? आय, यानी गायक। ये अ जो है वो हट गया और ये मात्रा ऐ की मात्रा भी हट गई। शब्द क्या बन गया? आय, यानी गायक। वो ऐ की मात्रा हटकर वहाँ पर शब्द हो गया आय, आया और उसके साथ नया शब्द बना क्या? गायक। उसी तरह से नीचे में भो प्लस अन, भवन, तो भो में कौन सी मात्रा लगी है स्वर वर्ण की? ओ की मात्रा। तो ओ और अ जुड़ने के बाद क्या हो गया? वह परिवर्तित किस रूप में हुआ? औ के रूप में। भवन, यानी ओ की मात्रा हट गई और वह किस रूप में परिवर्तित हो गई? अ और व, भवन। इस तरह से जुड़ा। फिर देखिए भ पे औ की मात्रा, तो यहाँ पर स्वर वर्ण कौन सा है? औ। औ प्लस छोटा ऊ, ये जुड़ने के बाद क्या हो गया? यहाँ पर आओ, भावुक। यहाँ ये जुड़कर क्या हो गया? आओ, यानी औ की मात्रा हट गई और औ की मात्रा की जगह पर आओ, आ की मात्रा और व, आओ शब्द जुड़ा।
इस तरह से ये मात्राएं परिवर्तित होकर बनते हैं शब्द। यानी इधर भाव में औ की मात्रा थी वो हट गई जुड़ने के बाद, और ऊ जो है ऊ के ये परिवर्तित होकर व, तो आव, और उसमें यह मात्रा जुड़ गया भावुक। इस तरह से यह शब्द बना। अब आगे देखें व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के मेल से, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सही है। यानी व्यंजन संधि की क्या पहचान है कि इसमें कोई ये नहीं है कि व्यंजन का व्यंजन के साथ, नहीं, इसमें व्यंजन का या तो स्वर के साथ हो सकता है या व्यंजन के साथ, दोनों के साथ इसमें मेल होता है, और मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन, सत्य। अब त के नीचे देखिए लगा हुआ है, रेफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है त में कौन सा स्वर वर्ण छिपा हुआ है अ, और दूसरी तरफ भी है जन, ज में अ, और दोनों जुड़ने के बाद क्या हो गया सज्जन। यानी वह त जो है वह परिवर्तित होके ज के रूप में आया, और इस तरह से शब्द क्या बना सज्जन। ये जो है परिवर्तन किस में हुआ त में हुआ, इसलिए ये परिवर्तित होकर ज में के रूप में आया। नियम ये हैं व्यंजन संधि के कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये नियम है व्यंजन संधि के। तो बच्चों इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ें, नियम के साथ एक कॉपी में इसे अभ्यास करें, समझने का प्रयास करें कि ये कैसे यह वर्ण परिवर्तित हुआ और किस तरह से इसमें और किस आधार पर यह परिवर्तन किया गया। तो यदि क यानी क वर्ग का पहला अक्षर क्या है क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट पहला अक्षर, त का पहला अक्षर है, प वर्ग का प, तो ये यानी इन पहले अक्षरों के साथ इन्हीं के किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी क वर्ग का मान लो ग हुआ, तीसरा वर्ण क्या हुआ ग, च वर्ग का क्या होगा ज तीसरा वर्ण, तो किसी भी वर्ण का अगर तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व या ह या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क का ग, च का ज, ट का ड, त का द। जैसे मान लीजिए क परिवर्तित होकर किस रूप में हो जाएगा ग। यहाँ पर देखो उदाहरण में दिया हुआ है वाक प्लस इस, तो क है पहला, क वर्ग का पहला अक्षर क्या है क, तो क के साथ अब यहाँ दूसरी तरफ आपको क्या दिखने को मिल रहा है बड़ी ई और तालव्य स, वाक प्लस इस, तो इसमें जब क वर्ग तो उसी वर्ग के साथ यह बदलकर क बदलकर क्या हो जाएगा ग के रूप में, ये पहचान है। दिक प्लस अंबर, यहाँ भी देखो बच्चों तो क में परिवर्तन होगा, यानी क जो है वो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा ग, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर जो है वो बन जाएगा। ये पहचान है और ये व्यंजन संधि के नियम हैं। अपने ही वर्ग का वो तीसरा अक्षर या तीसरा वर्ण बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो अच प्लस अंत, तो च है, च का तीसरा च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है ज, तो च जो है वो परिवर्तित होके क्या हो गया, यहाँ पर देखो शब्द क्या बना ज, तो अच प्लस अंत अजंत।
ये परिवर्तित इस रूप में हुआ। और यहाँ जो रेफ लगा हुआ है इसकी ये पहचान है, इसमें ही परिवर्तन होता है, यानी जो शब्द के नीचे में रेफ लगा इसमें ही परिवर्तन हुआ, ये पहचान है। ये सब नियम हैं व्यंजन संधि के, और कुछ जो हैं वो स्वर संधि के नियम हैं, जो कि विस्तार से आपके बुक में दिए गए हैं, आपको पढ़ने हैं। ये नियम जब आप पढ़ लीजिएगा तो उसके आधार पर आप आसानी से संधि विच्छेद या विच्छेद किए हुए शब्दों को संधि कर सकते हैं, अगर आपको नियम की पहचान हो जाए, नियम को समझ ले तो। फिर दूसरा नियम क्या है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए, यानी ये पहले अक्षर के साथ अगर दूसरी तरफ न आ जाए, म आ जाए, तो वह क्या होगा, पांचवें वर्ण में हो जाएगा। देखिए पहला ये जो यहाँ देख रहा है ना, दिक, दिक में दिक शब्द जो है क है और दूसरी तरफ न है, तो क और न जुड़ने के बाद क्या हो गया, यानी क का ही पांचवा वर्ण परिवर्तित हो जाएगा और हो जाएगा अंग। परिवर्तन किस में होगा, क में, दिग्नाथ, ठीक है। वैसे ही मूर्धन्य स और ट प्लस मास, ये जुड़ने के बाद परिवर्तित क्या होगा, ट, ट का पांचवा वर्ण क्या होता है, अड़, तो ये अड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब बातें, ये नियम हैं, इन नियम के आधार पर ही आपको संधि विच्छेद करना सीखना है और इसे समझना है। नेक्स्ट है, यदि त के बाद तालव्य स हो तो त के स्थान पर च और तालव्य से स के स्थान पर छ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए त है, त के बाद क्या है, दूसरा अक्षर तालव्य स है, तो त और तालव्य स जुड़ने के बाद क्या हो गया, वह परिवर्तित हो गया, क्या किस रूप में हो गया, तो वह च के रूप, यानी स के स्थान पर छ हो जाएगा। तालव्य स जो है वो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, छ के रूप में। तो ये सब परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है, यानी त में च आ जाएगा और तालव्य स जो है वह छ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही उत प्लस श्वास, तो त जो है वो परिवर्तित होकर क्या रूप में आएगा, च के रूप में, और तालव्य स परिवर्तित होकर किस रूप में आएगा, छ के रूप में। इस तरह से परिवर्तन हुआ। अंग में देखिए नियम के अनुसार यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का आगमन इस तरह से होगा, यानी जैसे मान लीजिए पड़ी प्लस छेद, तो पड़ी है, र में छोटी की मात्रा लगी है, तो छोटी ई प्लस छ, तो ये जब जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वह शब्द आधा च और छ, इस तरह से उसमें परिवर्तन हो। तो बच्चों ये सभी मुख्य बातें हैं जानने वाली। इसके बाद यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार अथवा वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। म सम प्लस कल्प, तो म के बाद क्या, म के बाद अगर क आए तो उसका क्या हो जाएगा, संकल्प। पंचम वर्ण, क का पंचम वर्ण क्या होता है, अंग, तो वह क के जगह पे अंग में परिवर्तित होगा। फिर यहाँ देखिए सम प्लस गति, तो संगति भी होता है और इस तरह से भी आप देखिए संगति, यानी वह अंग पांचवें वर्ण के रूप में वह परिवर्तित होगा। अलम प्लस कार, अलंकार, क का वो पांचवा वर्ण आ जाएगा। फिर नीचे छ में देखिए म के बाद म आने पर वह क्या किस रूप में परिवर्तित होगा, द्वित, यानी अगर दो म सामने सामने हो तो वह परिवर्तित होकर आधा म और पूरा म इस रूप में शब्द हो जाएगा। जैसे सम प्लस मान, सम्मान, तो पहला वाला म जो है वो आधा म हो गया, फिर दूसरा म वो मान हो गया, यानी इस तरह से ये द्वित व्यंजन के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। सम प्लस मिश्रण, सम्मिश्रण, दोनों म जुड़ने के बाद आधा म और पूरा म इस तरह से द्वित व्यंजन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। यानी द्वित व्यंजन मतलब कि एक ही शब्द
एक ही वर्ण जब दो बार हो, यहाँ पे भी म है, यहाँ भी म है, दोनों म को जोड़ने के बाद वे द्वित हो गए, इनको द्वित बोला जाता है। और इस तरह से शब्द क्या बना, सम्मिश्रण। फिर देखिए ज में म के बाद य र ल व ह आए तो वह अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होता है। म के बाद, जैसे यहाँ म है सम, सम, म के बाद अगर य आए, र आए, ल व, इस तरह का कोई भी वर्ण आए तो वह परिवर्तित किस रूप में हो जाएगा, अनुस्वार के रूप में, यानी अंग की मात्रा के रूप में वह परिवर्तित हो जाएगा। म हो या र हो या ल व ह तालव्य स जो भी हो, वह परिवर्तित होकर म के बाद अगर आएगा तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। किसका परिवर्तन होगा, म का अनुस्वार हो जाएगा। यानी म के बाद अगर ये सभी वर्ण आए, म के बाद मान लीजिए य आ गया, र, ल, व, ह, तो इस तरह का अगर वर्ण आए म के बाद तो वह परिवर्तित म किस रूप में हो जाएगा, अंग के रूप में, यानी अंग की मात्रा के रूप में, अनुस्वार के रूप में। और नीचे है री, र, मूर्धन्य स के बाद अगर न या अड़ आए तो वह च वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग का न या अड़ नहीं होता। इसमें जैसे मान लीजिए परि प्लस नाम, परिणाम, तो इसमें क्या है कि ट वर्ग, त वर्ग, न का अड़ जो है वह परिवर्तित हो गया, परिणाम। फिर राम प्लस अयन, रामायण, न का अड़ हो गया। तो इस तरह से ये परिवर्तन आपको व्यंजन संधि के ये नियम हैं। आज जो मैं पाठ पढ़ाई हूँ इसे आप घर पर पढ़ें और अपनी कॉपी में इन नियमों के अनुसार समझने का प्रयास करें। संधि विच्छेद करके शब्दों का संधि विच्छेद करें और इन नियमों के आधार पर आप समझें, और जब अभ्यास करेंगे तभी इन नियमों के आधार पर आपको संधि विच्छेद करना आएगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज मैं जो पाठ पढ़ाई हूँ उसे आप ज़रूर घर पे पढ़ेंगे और इसमें जो वर्णित नियम हैं उसके आधार पर आप अभ्यास करते हुए संधि विच्छेद करने के नियम को समझेंगे और संधि विच्छेद करना सीखेंगे। और जहाँ भी कोई आपको दुविधा हो तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी बातें जहाँ आपको समझ में न आई हो तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं।